नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए सुनते हैं रस्किन बॉन्ड की लिखी ये रोचक कहानी विल्सन ब्रिज। लकड़ी का वह पुराना पुल अब टूट चुका है और अब जिस रास्ते से भागीरथी गंगोत्री से मिलने जाती है वहाँ लोहे का झूलने वाला पुल खड़ा है। लेकिन गांव वाले आपको बताएंगे कि विल्सन के घोड़े के टापों की आवाज अभी भी सुनाई देती है जब वह 150 साल पहले अपने बनाए पुल पर से गुजरता है। उस समय गांव वाले अपनी सुरक्षा के प्रति सशंकित रहते थे और उन्हें पुल की मजबूती पर भरोसा दिलाने के लिए विल्सन बार बार घोड़े पर सवार होकर उस पर से गुजरता था। नदी के अंतिम छोर पर उस पुल के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। विल्सन और उसकी सुंदर पहाड़ी बीवी गुलाबी की किंवदंती भी उस इलाके में अक्सर सुनी सुनाई जाती है। मैं नदी के पास स्थित जंगल के पुराने रेस्ट हाउस में अपने कुछ मित्रों के साथ गया था। मेरे मित्रों में रे दंपत्ति थे जिनकी हाल में शादी हुई थी और दत्ता दंपत्ति थे जिनकी शादी को कई साल हो चुके थे। युवा रे दंपत्ति के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे और बुजुर्ग दत्ता दंपत्ति उन्हें चिंता से अधिक विनोद के भाव से देखा करते थे। मैं सबके साथ होते हुए भी एक बाहरी व्यक्ति की तरह था। एक कुंवारा आदमी होने की वजह से उन सबकी नजर में मेरा कोई महत्व नहीं था और एक मैरिज काउंसलर की हैसियत से मैं उनके किसी काम का नहीं था। मैं अपना अधिकतर समय नदी के किनारे टहलने में या आसपास के देवदार और ओक के घने जंगलों में घूमने में बिताता था। यही वे पेड़ थे जिन्होंने विल्सन और उसके संरक्षक टेहरी के राजा को माला माल कर दिया था। उन्होंने लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को नदी में बहाकर मैदान में स्थित लकड़ी के गोदाम तक पहुंचाकर इन विशाल जंगलों का भरपूर फायदा उठाया था। एक दिन जब मैं देर शाम रेस्ट हाउस में लौट रहा था तो मैंने पुल के दूसरे छोर से एक आकृति को धुंध में से निकलते देखा। मैंने गौर से देखा तो वह एक औरत थी। उसने साधारण सी पहाड़ी धोती पहनी हुई थी और उसके खुले बाल कंधों तक लटक रहे थे। शायद उसे मेरी मौजूदगी का आभास नहीं था और वह पुल की रेलिंग से नीचे झुककर पानी के तेज बहाव को देखने लगी और फिर मेरे देखते देखते वह रेलिंग पर चढ़कर नदी में कूद गई। मैं बुरी तरह घबरा गया। मैं चिल्लाते हुए आगे दौड़ा, लेकिन मेरे रेलिंग तक पहुंचने से पहले वह उफनती हुई नदी में गिर चुकी थी और पानी के तेज बहाव के साथ बहे जा रही थी। चौकीदार का कमरा वहां से कुछ दूरी पर था। कमरे का दरवाजा खुला था। चौकीदार राम सिंह अपनी खटिया पर लेटा हुआ हुक्का पी रहा था। अभी अभी किसी औरत ने पुल से नीचे छलांग लगा दी, मैंने हांफते हुए उसे बताया। वह पानी में बह रही है। चौकीदार पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। गुलाबी होगी, उसने जैसे अपने आप से कहा। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या आपने उसे अच्छी तरह से देखा था? हाँ, वह एक लंबे खुले बालों वाली औरत थी, लेकिन मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था। वो गुलाबी ही होगी। वो सिर्फ एक भूत है साहब, घबराने की बात नहीं है। आए दिन कोई न कोई उसे नदी में छलांग लगाते हुए देखता है। बैठ जाइए। उसने एक पुरानी सी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। आप आराम से बैठिए, मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। हालांकि मैं बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं कर रहा था, फिर भी मैं राम सिंह से गुलाबी की आत्महत्या की कहानी सुनने बैठ गया। वह मेरे लिए एक ग्लास मीठी गरम चाय बनाकर लाया और फिर मुझे विस्तार से बताने लगा कि कैसे विल्सन एक अंग्रेज शिकारी
जो अपनी किस्मत बनाना चाहता था, एक दिन कस्तूरी मृग के शिकार के लिए निकला था और उसकी मुलाकात गांव की ओर से आती गुलाबी से हो गई थी। उस लड़की की भूरी हरी आंखें और खिलता हुआ गोरा रंग देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया और अपने सारे काम छोड़कर उसके घर वालों के बारे में पता करने में लग गया। क्या विल्सन को सच में उससे प्यार हो गया था या वह गुलाबी के प्रति उसका आकर्षण था? हम शायद ये कभी नहीं जान पाएंगे। अपनी यात्राओं और साहसिक कारनामों के दौरान उसकी मुलाकात कई लड़कियों से हुई थी, लेकिन गुलाबी उन सब से अलग थी, मासूम और निष्कपट। विल्सन ने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। गुलाबी के सीधे सादे घर वालों को कोई आपत्ति नहीं थी। शिकार की अपनी सीमाएं थीं और विल्सन को लगा कि जंगल की अथाह प्राकृतिक संपदा को हासिल करने में ज्यादा फायदा था। कुछ ही वर्षों में उसने ढेर सारी दौलत कमा ली। उसने एक बड़ी सी कोठी हर्सिल में बनवाई, दूसरी देहरादून में और तीसरी मसूरी में। गुलाबी के पास वह सब कुछ था जिसकी उसने कभी कल्पना की होगी, 2 स्वस्थ बेटों सहित। जब विल्सन काम के सिलसिले में बाहर जाता तो वह अपने बच्चों का ध्यान रखती और हर्सिल में अपने विशाल सेबों के बाग की देखभाल करती। और फिर वह मनहूस दिन आया जब मसूरी के बाजार में विल्सन की मुलाकात एक अंग्रेज महिला रूथ से हुई और उसने उसे भी अपने प्यार और दौलत की हिस्सेदार बनाने का निर्णय कर लिया। विल्सन ने उसके लिए भी एक सुंदर सा घर बनवा दिया। अब उसे हर्सिल में गुलाबी और अपने बच्चों के साथ कम समय मिल पाता था। व्यापार के काम से अब एक बैंक में भी उसकी हिस्सेदारी थी। वह अब पहाड़ के एक आधुनिक होटल में रहने लगा था। वह एक लोकप्रिय मेजबान था। वह अपने दोस्तों और सहयोगियों को शिकार पार्टियों के लिए देहरादून ले जाता था। गुलाबी अपने बच्चों को गांव के तौर तरीकों से बड़ा कर रही थी। कई दिनों से उसे विल्सन की उस मसूरी वाली औरत के साथ चल रही रंगरेलियों के किस्से सुनने को मिल रहे थे। एक बार जब विल्सन अपनी दिन पर दिन दुर्लभ होती यात्राओं पर घर आया तो गुलाबी ने उसका सामना किया और उसकी इस हरकत का विरोध करते हुए उस औरत को छोड़ देने की चेतावनी दी। उसने बात टाल दी और गुलाबी से कहा कि वह बेकार की अफवाहों पर ध्यान न दे। जब वह मुड़कर जाने लगा तो गुलाबी ने टेबल पर रखी फ्लिंटलॉक पिस्तौल उठाई और विल्सन पर एक गोली चला दी। गोली उसे न लगकर आईने पर लगी और आईना टूटकर चूर चूर हो गया। गुलाबी दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गई और बाग को पार करते हुए जंगल में चली गई और वहां से ढलवां सड़क पर चलते हुए वह उस पुल पर पहुंच गई जो विल्सन ने 2-3 साल पहले ही बनवाया था। जब विल्सन कुछ संभला तो अपने घोड़े पर सवार होकर उसकी खोज में निकल पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुलाबी पुल पर से नीचे उफनती नदी में कूद चुकी थी। उसका शव वहां से 2-3 मील आगे कुछ पत्थरों के बीच में फंसा हुआ मिला। ये वो कहानी थी जो राम सिंह ने मुझे सुनाई थी, अपनी ओर से नमक मिर्च लगा के। मैंने सोचा शाम को रेस्ट हाउस में आग के सामने बैठकर अपने दोस्तों को सुनाने के लिए ये कहानी अच्छी रहेगी। कहानी तो उन्हें रोमांचक लगी, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने गुलाबी का भूत देखा था तो उन्हें मेरी बात मनगढ़ंत लगी। मिसेस दत्ता को कहानी दुखद लगी। युवा मिसेस रे को लगा गुलाबी बेवकूफ थी। वह एक सीधी सादी लड़की थी। मिसेस दत्ता ने अपनी राय दी। उसने वही किया जो उसे समझ में आया। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। मिस्टर रे बोले। नहीं, मिसेस दत्ता बोली, लेकिन पैसे से आराम और सुख सुविधा के कई साधन खरीदे जा सकते हैं। मिसेस रे
दूसरी चीजों के बारे में बात करना चाहती थीं, इसलिए मैंने विषय बदल दिया। एक कुंवारे आदमी के लिए जिसे दो शादीशुदा जोड़ों के साथ शाम बितानी पड़ रही हो, स्थिति कभी कभी बहुत उलझन भरी हो सकती है। कई ऐसी ढकी छुपी बातें होती हैं जिन्हें वह महसूस तो करता है, लेकिन उनके बारे में कुछ कर नहीं पाता। उस दिन के बाद मैं अक्सर पुल पर टहलने चला जाता था। दिन में तो पुल पर काफी हलचल और वाहनों का आवागमन रहता था, लेकिन शाम होने के बाद सड़क पर कुछ एक वाहन ही दिखाई देते थे और पैदल चलने वाले तो इक्का दुक्का ही होते थे। नीचे से धुंध उठती थी और पुल के दूसरे छोर पर अंधेरा छा जाता था। मैं पुल पर शाम को ही जाना पसंद करता था, कुछ अपेक्षा और कुछ इस उम्मीद के साथ कि मुझे गुलाबी का भूत फिर दिखाई दे जाए। असल में मैं उसका चेहरा देखना चाहता था। क्या वह अभी भी उतनी ही सुंदर लगती होगी जितनी उसे कहानियों में बताया जाता था? हमारे वापस लौटने के एक दिन पहले शाम को ऐसा कुछ हुआ जो मुझे आने वाले कई दिनों तक परेशान करता रहा। जैसे जैसे हमारे वापस जाने के दिन नजदीक आ रहे थे, माहौल में एक बेचैनी सी फैलने लगी थी। रे दंपत्ति में शायद समझौता हो गया था, हालांकि वह आपस में ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। मिस्टर दत्ता को दिल्ली में अपने ऑफिस पहुंचने की जल्दी हो रही थी और मिसेस दत्ता का गठिया सिर उठाने लगा था। मुझे भी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि मैं मसूरी में अपने लिखने की टेबल पर वापस पहुंचना चाहता था। उस शाम मैंने आखिरी बार पहाड़ों की रात की ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए पुल पर टहलने जाने को सोचा। चांद तब तक निकला नहीं था और काफी अंधेरा था। हालांकि पुल के दोनों ओर लैंप लगे हुए थे, जिनसे आने जाने वालों को पर्याप्त रोशनी मिल जाती थी। मैं पुल के बीचों बीच खड़ा था, जहां सबसे ज्यादा अंधेरा था, और नीचे बह रही नदी के तेज उफान की आवाज सुन रहा था। तभी मैंने लैंप की रोशनी में से एक साड़ी में लिपटी औरत को निकलकर रेलिंग की ओर बढ़ते देखा। मैंने सहज रूप से आवाज लगाई, गुलाबी। वह मेरी ओर आधी मुड़ी, लेकिन मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। हवा में उसके बालों ने उसका पूरा चेहरा ढक लिया था और मुझे सिर्फ उसकी विस्फारित आंखें दिखाई दे रही थीं। वह रेलिंग पर चढ़कर नदी में कूद गई। जब उसके शरीर ने पानी का स्पर्श किया तो मुझे छपाक की आवाज भी सुनाई पड़ी। एक बार फिर मैंने खुद को रेलिंग के उस हिस्से की ओर दौड़ता पाया जहां से वह कूदी थी, और फिर मैंने रेस्ट हाउस की दिशा से किसी और को भी उसी जगह पर दौड़कर आते देखा। वह युवा मिस्टर रे थे। मेरी बीवी! वह चीखे, क्या आपने मेरी बीवी को देखा है? वो भागते हुए रेलिंग तक गए और नीचे उफनती हुई नदी के पानी में झांकने लगे। देखिए, वहां है वो! उन्होंने पानी में हाथ पांव मारते एक असहाय शरीर की ओर इशारा किया। हम तेजी से नीचे उतरते हुए नदी तक पहुंचे, लेकिन तब तक लहरें उसे बहा ले गई थीं। पत्थरों और झाड़ियों के बीच से जगह बनाकर भागते हुए हमने डूबती हुई उस महिला तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस अपवित्र स्थान पर नदी एक प्रचंड धारा के समान बहती है और हमें मिसेस रे का शव करीब 1 घंटे बाद एक बहते हुए लकड़ी के लट्ठे में फंसा हुआ मिला। मिसेस रे को उस स्थान के नजदीक ही दफना दिया गया जहां उनका शव मिला था, और हम सब उदासी और दुख से भरे अपने अपने घर लौट गए, शांत और सहमे हुए से, पर पहले से ज्यादा समझदार होकर। यदि आप कभी उस इलाके में जाएं और देर शाम पुल पर से गुजरें, तो हो सकता है आपको गुलाबी का भूत दिखाई दे या विल्सन के घोड़े की टाप सुनाई दे जब वह गुलाबी को ढूंढता हुआ पुल पर से गुजरे। ये भी हो सकता है कि आपको
मिसेस रे का भूत दिखाई दे और उनके पति की पीड़ा भरी चीख सुनाई दे, या फिर कोई और दिखाई दे, कौन जानता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रस्किन बॉन्ड की लिखी रोचक कहानी विल्सन ब्रिज। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।